पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों ने खुद मेट्रो से सफर किया और दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो भी पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कम करके सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार की नई पहल मेट्रो मंडे का व्यापक असर आने वाले वक्त में दिखाई देता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत की। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत मुख्यमंत्री वीआईपी फ्लीट और सरकारी गाड़ियों को छोड़कर आम नागरिक की तरह पैदल, मेट्रो और फीडर बस के जरिए दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री के आह्वान पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर दफ्तर पहुंचने का संकल्प लिया। ये 6 तस्वीरें मेट्रो मंडे की दिल्ली सरकार की पहल दर्शा रही हैं। पीएम की अपील पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो से सफर किया। दिल्ली सरकार में मंत्री और सांसदों ने भी मेट्रो से सफर किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की, पर्सनल व्हीकल यूज न करके मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो सफर किया है। अपने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया। आज के आम लोगों ने भी मेट्रो से सफर करने का फैसला किया। हम मिलकर दिल्ली को और बेहतर बना सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से ईंधन संरक्षण का संदेश मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल होगी। सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, यदि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को डालना शुरू करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बसेस का इस्तेमाल करें। जो संकट का समय है तो हमारा भी योगदान उसमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और आज पूरा देश उसको मानता है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया कि हमारे मेरा भारत मेरा योगदान में क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो पहले तो मंडे के लिए सबको कहा गया, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए और सभी अधिकारियों को भी, कि कम से कम मंडे वाले दिन एक दिन तो आपने मेट्रो में ट्रेवल करना ही करना है। जो ईंधन की बचत होगी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अच्छी सुविधा दिल्ली की जनता को दे सके कि लोगों को एक बात का सिद्ध हो। हमने अपने अधिकारियों को बोला, हमने अपने सारे स्टाफ को बोला कि आप जब खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, हम निश्चित पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज करेंगे तो दिल्ली की जनता भी उसको यूज करेगी। पीएम की अपील का दिल्ली में कितना दिखा असर? सीएम और मंत्रियों के मेट्रो सफर से कितने लोग होंगे अवेयर? दिल्ली सरकार की नई पहल मेट्रो मंडे कितना लाएगी रंग? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, सीएम और मंत्रियों ने मेट्रो में सफर करके क्या संदेश दिया है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली सरकार की जो नई पहल है मेट्रो मंडे, ये कितना रंग लाएगी। तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मेट्रो सफर से कितने लोग जागरूक होंगे, क्योंकि यहाँ पूरी कवायद इसी बात को लेकर है कि जागरूकता कितनी है, लोग कितने अवेयर हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। राहुल आर्यन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ममता जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। मैम, अब से अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो हमारे किसी सहयोगी ने दिल्ली से भेजा है। उस रिपोर्ट में कई लोगों से उन्होंने बातचीत की
सभी लोगों ने इसकी सराहना की और कई लोगों ने कहा कि अगर सरकार खुद आगे आकर इसको अमल कर रही है तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो जाता है। लेकिन एक शंका उनकी तरफ से जाहिर की गई कि ऐसा न हो कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत चरितार्थ तो हो जाए। तो अब चुनौती उन मंत्रियों के लिए है, उन अधिकारियों के लिए। आज मैंने देखा कई अधिकारी भी मेट्रो में सफ़र करते दिखे हैं। एक दिन के लिए है तो ख़राब है, अगर इसको आत्मसात कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद। और भारतीय जनता पार्टी की यह जो अपील है और ये जो कार्यशैली है, ये देश की जनता को, दिल्ली की जनता को प्रेरणा देने वाली है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि हफ्ते में 2 दिन तो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया। मंडे के लिए मेट्रो, यानी आपके पास हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बचे जिसमें आपको सफर करना होगा। यानी पेट्रोल की खपत या डीजल की खपत को 50% तक सीधे खत्म करने का या रेगुलेट करने का एक मेथड और एक कार्यशैली देश की दिल्ली जनता और दिल्ली की जनता को दी। जब इस समय पता है कि पूरा विश्व में विश्व युद्ध का हाल हो रहा है और हमारा देश, जो देश विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, क्या मैं घर कहूंगी, वो घर है और वो जो विकासशील देशों में भी आता है, उस घर के मुहाने पर एक नाकाबंदी कर दी गई है एक तरह से, जहां पर पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। तो यह कार्यशैली और शैली और ये प्रेरणा देने वाली बातें दिल्ली की जनता को, हर एक नागरिक को प्रभावित कर रही हैं और सभी लोग इस समय मोदी जी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सारे विचारों, सारी कार्यशैली के साथ खड़े हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ कहते हैं कि आपने सुना, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के 30 असर मरुस्थलों से जल निकलेगा। तो हर समस्या का हल निकलता है, बस उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और प्रणाली और एक सोच और विचारधारा चाहिए। लेकिन वो विचारधारा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सत्ता में आने से पहले तो एक एनजीओ के माध्यम से सड़कों पर धरने देते हो, 5 स्टार होटल या गाड़ी जैसी कोई एम्बिशन नहीं रखते हो, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हो तो आप वैगन आर गाड़ी या मेट्रो से सीधे के सीधे आप अपनी फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में शिफ्ट या शेष महल में शिफ्ट हो जाते हो। या वो दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, जिनकी एक सिगरेट के लिए, जिस परिवार की एक सिगरेट के लिए भोपाल से इंदौर के बीच में इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन उड़ जाता है, या वो परिवार, वो पार्टी जिसके अनुसार की बर्थडे भी एरोप्लेन या नेवी के शिप में मनाए जाते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जब इस समय विश्व में हर तरफ एक युद्ध का माहौल बना हुआ, चल भी रहे हैं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन तनाव बहुत सारी जगह ऐसा भी है जैसे चाइना और ताइवान के बीच में, तो उस समय फ्यूल की बचत बढ़ाने का आह्वान करना, देश की जनता को मोटिवेट करना। नहीं ममता जी, इसमें ममता जी एक काउंटर है। जैसे आपने कहा, मैंने क्यों कहा कि कई लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं क्योंकि इस देश में जो सत्ता का चरित्र है उससे लोग बहुत भली भांति वाकिफ हैं। पॉलिटिकल लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट ये फैक्ट है। अभी पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कई नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बाइक पर, मेट्रो पे, ये दिल्ली की बात नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक वीडियो आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अभी 2 दिन कल या 2 दिन पहले उनको मैंने देखा, वो स्कूटी में घूम रहे थे। आज उनके काफिले में मैंने खुद जो वीडियो सर्कुलेट किया गया, जो कहीं किसी महाराष्ट्र में कहीं गए हुए थे, मैंने खुद गिनती की 12 या 13 गाड़ियां उनमें थी। तो लोग तो पूछेंगे ना कि उसको आप आत्मसात कितना कर रहे हैं। धर्मराज जी, जैसे मैंने आपको दिल्ली का एक छोटा सा उदाहरण बताया कि जब आप हफ्ते में 6 वर्किंग डे में 2 में आप ऑनलाइन काम करेंगे, 1 दिन में आप मेट्रो से चलेंगे, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, सीधे दिल्ली की बात करूं, तो आपको सीधा एग्जाम्पल मिल जाता है कि हाँ, जो आपकी फ्लीट है उसके नंबर और उसके पेट्रोल वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरी बात आपकी बात कहना चाहती हूँ कि उस फडणवीस, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी की जो वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि वो वीडियो पुरानी तो नहीं, क्योंकि आजकल मैंने एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखा है, वो ट्रेंड आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वीडियो कहीं से भी उठाया, उसे रीशेप किया या एआई से मॉडिफाई किया और उसे मॉडिफाई करके डाल दिया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी और सच्चाई पता लगाना आज के समय में बहुत जरूरी है। वो मैं इसलिए भी कहना चाहूंगी कि एक जिलाध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी में कार्यवाही भी की गई है इस चीज पर, क्योंकि वो एक बड़े रोड शो के माध्यम से मार्केटिंग
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपील के बावजूद एक ट्वीट लेकर चल रहा था। तो ठीक है ममता जी, नहीं सुनिश्चित करना मैंने क्या कहा कि अच्छी चीज है, इसको आत्मसात करना चाहिए। राहुल जी, दो चीजें हैं। पहली चीज, एक जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, मुझे लगता है कि नेताओं को फोटो ऑप के चक्कर में वो काम नहीं करना चाहिए कि सिक्योरिटी, जैसा प्रधानमंत्री की 2 गाड़ियों के साथ फोटो आया था, मैंने खुद जिनसे मेरी बात हुई, जहां तक मेरी रीच है, मैंने कहा कि गलत है। भारत के प्रधानमंत्री 2 गाड़ी में नहीं घूम सकते। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने मैसेजिंग के लिए किया, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि मुझे नहीं लगता कि मंत्रियों के, अधिकारियों के मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति है। बट बात घूम फिर कर वही आ जाएगी कि आप इसको कितने दिन तक कंटिन्यू करके रख पाते हैं। राहुल जी। धनराज जी नमस्कार, जीएनसीआर के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इन थिएट्रिक्स के चक्कर में कि आप लोग मेट्रो में जा रहे हैं, 2 गाड़ियों में जा रहे हैं, देश का बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है। इससे कोई ठोस समाधान इसलिए नहीं निकलने वाला क्योंकि ये जो जितनी तैयारी की जाती है, जो आप 2 गाड़ियों की चर्चा कर रहे थे, उसके लिए 5 किलोमीटर का पहले सड़क सैनिटाइज किया जाता है और फिर वो कैमरे वाले चारों तरफ लगते हैं। अगर ये नेचुरल हो, नैसर्गिक हो, स्वाभाविक हो और रोजाना के व्यवहार का, रोजाना के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, तो फिर तो वो चीजें जायज है, वो चीजें ठीक है। फिजूल खर्ची, बेकार के खर्चे, और वो भी तब जब वो चीज आपका देश उत्पादन नहीं करता हो, तो वो तो कहीं से जायज नहीं है। लेकिन बात उसकी है ही नहीं, बात उससे अधिक और गंभीरता की बात है। आप आज कर क्या रहे हैं? आप 4 मई तक आप चुनाव का प्रचार कर रहे थे, और अभी मैं डेटा सर्च कर रहा था, औसतन 30 छोटे बड़े चार्टर्ड प्लेन चुनाव में हर दिन उड़े 45 दिन तक, सिर्फ जो चुनाव के पर्पस से उड़ाए गए। आप चुनाव के पर्पस से 30 चार्टर्ड छोटे बड़े प्लेन 45 दिन तक उड़ाते रहे। लगभग 9,000 करोड़ रुपए का खर्चा इन 4 राज्यों के चुनाव में आपने कर दिया। अगर आप फरवरी के महीने में जब से युद्ध शुरू होता वहां से सचेत हुए होते, वहां से आपने अर्थव्यवस्था को समझना शुरू किया होता, तो शायद आज देश की स्थिति गंभीर होती। एक बात और बहुत गंभीर है, सिर्फ वेस्ट एशिया की क्राइसिस के कारण आज ऐसी स्थिति हुई, ऐसा नहीं है। ये तो क्राइसिस के आड़ में पिछले 10 साल के मिसमैनेजमेंट को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में रुपया लगभग 35% तक गिर चुका है। कोई वेस्ट एशिया की क्राइसिस नहीं थी। पिछले 1 साल में आपके मार्केट से 1.58 लाख करोड़ एफपीआई और एफआईआई निवेशक निकाल के जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप अर्थव्यवस्था के मामले में मिसमैनेजमेंट के शिकार लंबे समय से चल रहे हैं। करोड़ों डॉलर खर्च करके हमने ईरान के पास चाबहार पोर्ट बनाया था, इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए कि हम सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे न डिपेंडेंट रहे, हमारे पास वैकल्पिक रूट हो। अमेरिका के दबाव में आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़कर चाबहार पोर्ट को आपने बंद कर दिया और उससे बाहर चले गए। रूस से तेल खरीदने के मामले में हमने अपनी संप्रभुता गिरवी कर दी। आज बहुत सारे न्यूज चले और उसमें कहा गया कि अमेरिका ने फिर मना कर दिया कि अब आप तेल नहीं खरीद सकते हैं, तो आपने संप्रभुता की गिरवी रख दी। तो विभिन्न मोर्चों पे, अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर पे आपकी महंगाई 8% पहुंच जा चुकी है। अब अर्थव्यवस्था हमारी हाँफ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री थिएट्रिक्स कर रहे हैं। अब जरूरत है कि आज संसद का सत्र बुलाया जाए, फर्जी नहीं जैसा कि डिलिमिटेशन के बहाने बुलाया गया था। एक असली, एक रियल, एक गंभीर बहस के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए और अर्थव्यवस्था के मामले में व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। क्या स्थिति है देश के अंदर, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के बाद सरकार का अगला विजन क्या है। और अगर ये सब आप देखेंगे तो सरकार के पास कुल मिलाकर यही विजन है कि मेट्रो में चलेंगे, बस में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे। अगर आप मेट्रो में वास्तविक रूप से लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे तो आपको मेट्रो का किराया उस हिसाब से कम करना चाहिए था, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप 30%, 50% मेट्रो का किराया कुछ महीनों के लिए कम करते, आप देखते, और मेट्रो के फेरे बढ़ाते, आप देखते कि लोग मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बसों के अंदर आपने पिंक टिकट अनिवार्य, पिंक पास अनिवार्य कर दिया। आप कहते हैं कि नहीं, बसों के अंदर भी हम किराया माफ कर रहे हैं और इसके लिए कोई पिंक पास बनाने की जरूरत नहीं है। बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, इन हर मोर्चों पे अगर आपने ऐसा काम किया होता तो देश को इससे बेहतरीन मैसेज आता। लेकिन प्रधानमंत्री की कार्य करने की एक शैली है जिसका अनुकरण रेखा गुप्ता जी भी कर रहे हैं। देना कुछ नहीं चाहते, न सुविधा के नाम पे न व्यवस्था के नाम पे, और सब कुछ चाहते हैं कि जनता समर्पण कर दे, जनता सब कुछ त्याग कर दे। भारत की जनता बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत देशभक्त है, वो करने को तैयार है। लेकिन आपके पास वैकल्पिक विकल्प क्या है? और उसमें भी जनता चाहते हैं कि मिडिल क्लास की जनता सब कुछ कर दे।
आपने सबसे पहले बीच चुनाव में एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, किसके लिए? ताकि उन पेट्रोल कंपनियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो जाए। आपने जनता के लिए तो नहीं किया। जब आप 70 रुपए बैरल खरीद रहे थे कच्चा क्रूड, तब तो आपने पेट्रोल के दाम नहीं कम किए। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमारी तेल कंपनियां कमा चुकी थी उस समय, वो तो जनता को नहीं पास किया गया। तो सब कुछ मिडिल क्लास करे, इस शैली पे प्रधानमंत्री काम करते हैं। न तो उद्योगपति इनके मित्र कम करते हैं, न तो अफसर कोई अपनी शानो शौकत में कटौती करेगा, न कोई नेता करेगा, न कोई मुख्यमंत्री करेगा। सब कुछ मिडिल क्लास करेगा और मिडिल क्लास का गला मरोड़ के आप अर्थव्यवस्था को हाफने की हालत में पहुंचा चुके हैं। आज खर्च करने के पैसा नहीं है लोगों के पास। इसमें बहुत गंभीरता सोचना पड़ेगा कि अगर आपका डोमेस्टिक कंजप्शन ही खत्म हो जाएगा, लोगों के पास खर्च। चलिए ठीक है सर, ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है आदेश जी, आपके पास आता हूँ। 2 चीजें हैं। एक तो केंद्र सरकार, जो राहुल जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने पिछले 2-3 महीने में मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी परिणति आज ये है। प्रॉब्लम तो होती, लेकिन इस स्तर पे नहीं होती। दूसरा, जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, जो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, उसको एक इनिशिएटिव के तौर पर दिल्ली सरकार ने लिया, अब उसको आगे बढ़ा रही है। तो पहले तो दिल्ली सरकार पर ही हम बात करेंगे। दिल्ली सरकार ने जो कोशिश की है उसको आप किस रूप से देखते हैं, और इस पहल को लेकर आपके मन में क्या शंकाएं हैं? धर्मराज जी, हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और अपने बुजुर्गों से, संतों से, महात्माओं से, अपनी दादी से, दादा से, तमाम लोगों से ये सीखा है कि बेटा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो हमें बचपन से विरासत में मिला है, जो प्रधानमंत्री जी को चंद दिन पूर्व समझ में आया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की शाम को 4:30 बजे कि हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, घी तेल इस्तेमाल कम करना चाहिए, तमाम तरह के उपदेश जो उन्होंने उस दिन हमें दिए, उसके 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर एक भव्य रोड शो किया, जिसके अंदर सैकड़ों गाड़ियां थी और हजारों बसों में लोगों को दूसरी जगहों से लाके वहां इकट्ठा किया। तो भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है, लोगों के लिए कुछ और वास्तविकता में कुछ। जिस दिन उपदेश दिया उसके तुरंत बाद 5 देश चले गए हैं, 5 देशों के भ्रमण पे हैं प्रधानमंत्री जी। आज तक किसी भ्रमण का देश को कोई लाभ मुझे होता नहीं दिखता। जब भी किसी यात्रा पे प्रधानमंत्री जाते थे, जब वो पहली टर्म थी, यूपीए NDA 1 था, तो उस वक्त देश के उद्योगपति प्रधानमंत्री जी के चार्टर्ड प्लेन में उनके साथ होते थे। बैंक की, स्टेट बैंक की चेयरमैन उनके साथ होती थी। आपने वो विजुअल कई चैनलों ने भी दिखाए, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी दिखाए, और 6000 करोड़ रुपए का कंफर्ट लेटर स्टेट बैंक की चेयरमैन अडानी जी को देती है और अडानी जी को कोयला खदानें मिल जाती है, दोनों साथ वहां जाते हैं। लेकिन देश को उसका कोई लाभ नहीं दिखता। देश के कोयले को किस तरह से अडानी जी यहाँ से दूसरी कंट्री और वहां से इंपोर्ट करके भारत को लेके आते हैं। 200 रुपए का टन का होता है, उसको 400 रुपए टन की बिलिंग हो रही होती है। गुजरात की सरकार ने खुद ऐतराज किया और कहा कि हमारे साथ चीट हुआ है, हमारा इतना पेंडेंसी है, ये पैसा रिकवर किया जाए। लेकिन ये तमाम चीजें जो होती देखी गई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण देश के लोगों का जीना दुश्वार हुआ, लोगों की मुश्किलें डे बाय डे बढ़ती गई। गडकरी साहब ने कहा अपने पहले टर्म के लास्ट के समय में, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन हमारे जी का जंजाल बन गए हैं, क्योंकि जो कहा था लोगों के जीवन में तो उससे उल्टा उल्टा होता जा रहा था। और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, वापसी साइकिल पर ले आए, क्या यही अच्छे दिन है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, मैंने तो अपनी पीढ़ी के, अपने से पूर्वजों से सुना, जाना, महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। लेकिन आज से जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अब इसको देख रही है कि जो ये लोग कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो बस यही दिक्कत है। इसी दिक्कत के कारण कहीं ना कहीं देश की परिस्थिति बदलती जा रही है। अभी पता चला था कि भाई चौथी अर्थव्यवस्था हम दुनिया की बन गए हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं, लेकिन वापस छठी पे आ गए। तो युद्ध से पहले के हालात हैं। तो ये तमाम
ये है कि जो देश को बरगलाने के लिए मीडिया की लाइन मैनेजमेंट करके, चैनलों को, टीवीओ को मैनेज करके कहीं ना कहीं बड़ा करके दिखाया। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि महंगाई बहुत बढ़ेगी और गरीबी बहुत बढ़ेगी, तो इनकी इन गलत नीतियों का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो राहुल जी ने कहा कि 2-3 महीने पहले से कोई तैयारी नहीं की, सच्चाई है कि 2014 से पहले देश के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए जो तैयारियां थी, उन तमाम तैयारियों को नष्ट कर दिया और दूसरी दिशा में देश को लेके चले गए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 87% गोल्ड लोन लोग पहले से ज्यादा ले रहे हैं। तो सरकारी आंकड़े हैं, 36 क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो युद्ध से पहले की 2 साल पहले की परिस्थिति बता रहा हूं, 45 सालों की सबसे कम सेविंग बैंकों में हुई। ये युद्ध से पहले के हालात हैं। तो देश को एक गलत दिशा में डाल दिया, लेकिन इस युद्ध के कारण कहीं ना कहीं और परिस्थिति विकट हो गई है। एक मंत्री कहते हैं कि कोई गैस की शॉर्टेज नहीं है, कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आंकलन भी किया कि जो कोरोना से भी ज्यादा व्यवस्था खराब हो जाएगी, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक दौर रहेगा। तो ये एक व्यक्ति कुछ कहता है, एक व्यक्ति कुछ कहता है, कहीं ना कहीं सरकार कोई आंकलन नहीं करती और उस आंकलन ना करने के कारण लोगों की दिक्कत। छोटा सा उदाहरण दिल्ली सरकार का आपको दे देता हूं। ये दिखावा जो हो रहा है वो तो आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आपने बताया, लेकिन दिल्ली पिछले साल सितंबर में बाढ़ आई थी। बाढ़ के लिए जरा से टेंट लगाए थे ISBT पे, तो सरकार उसका आंकलन में नहीं कर सकी। जहां टेंट लगाए थे वहीं पे पानी भर गया, वहीं बाढ़ आ गई। तो मतलब ये सरकार को इतनी भी दूरदर्शिता नहीं है और उन लोग वो काम नहीं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अब मैं ठीक है आदेश जी, ठीक है मैं आदेश जी मैं आता हूं सर आपके पास। हीन सरकार है जिसका खामियाजा। चलिए ठीक है मृगेंद्र चौधरी जी, अब मूल विषय यही है कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार की पहल, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है मैसेजिंग की, और मैसेजिंग में हम ये मानते हैं कि ये संभव नहीं कि जैसे मैं बस में लटक के जाऊं, मेरी मुख्यमंत्री या मेरा मुख्यमंत्री भी लटक के जाए। वो 1 दिन 2 दिन जाएगा। वो मैसेजिंग होता है कि लोग सफर करें। मेट्रो थोड़ा कन्वीनियंट है तो सप्ताह में 1 दिन भी चल लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए उनके टाइम की वैल्यू होती है, मंत्रियों के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी। तो ये तो मैं नहीं चाहूंगा, बट वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं, और अगर मैसेजिंग को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। और दूसरी जो बात कही जा रही है कि ये परिस्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। खराब तो होती है, सब लोग मान रहे हैं, क्योंकि एक वो पूरा जो हॉर्मुज है वो डिस्टर्ब हुआ है, उस पर हम बहुत आश्रित थे, हमारे यहाँ होता नहीं है, तो डिस्टर्ब तो होता, बट ये स्थिति नहीं बनती कि आपको लोगों से अपील करनी पड़ती राशनिंग की। मृगेंद्र जी ये ऐसा है, जो ऑयल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, सब जानते हैं, ठीक है। बट इतना मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में ये चीज थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी। कैसे? सऊदी अरेबिया ने जो है अपना अल्टरनेटिव रूट बना लिया पर्शियन गल्फ से, तो वहां से वो देगा, वहां से भी हम तेल लेते हैं। दूसरा UAE जो है वो गुल्फ ऑफ ओमान से जो अपना अल्टरनेटिव रूट जो है तय कर रहा है, तो वहां से भी आएगा। तीसरी बात, इंडिया ने जो है अपना डाइवर्सिफिकेशन भी किया है सप्लायर का, ब्राजील से भी ले रहे हैं, ठीक है। और अपना भाई वेनेजुएला से, रशिया, ये अपना रिलायंस से जो है इंडस्ट्री ले रही है तेल, रशिया से तो आ ही रहा है। अब मैं आपको डेटा दे देता हूँ कि भी इंडिया का जो पर डे ऑयल इंपोर्ट है वो है 5 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है। तो पिछले महीने में इंडिया ने जो है 4.5 मिलियन बैरल जो पर डे है वो जुटा पाया है। मतलब ऑयल तो आ रहा है पर थोड़ा कम आ रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो 74 दिन का था, वो आके 60 पे आ गया है, ठीक है। रिसेंट जो बात हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑयल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव कि हम रशिया से सप्लाई बंद ना करें, US के प्रेशर को ना माने। वो इंडिया ने बोल दिया कि भाई जब हमारी जो इकोनॉमी ही अगर फॉल करने स्टेज में आ जाएगी तो हम आपकी सैंक्शन को नहीं मानने वाले, जो होगा देखा जाएगा। तो इंडिया को रशिया से तो ऑयल लेना पड़ेगा। रही बात दूसरी, अब ये जो गैप आया है सप्लाई का, ये कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो हमारे मंत्री हैं वो ठीक है मैसेज देना चाहते हैं, पर उनकी जो पॉलिसी है वो, मैं बोलूँ उसका प्रैग्मेटिक नहीं है, वो जमीन से जुड़ी पॉलिसी नहीं है। वो आप मेट्रो में जा रहे हो, एक पूरा कोच आपने खाली करवा लिया, आप सिक्योरिटी के साथ जा रहे हो, ठीक है, लोग वैसे ही लेट हो रहे हैं, क्या लोग ऐसे जाएंगे? दूसरी बात, आप बस में बैठी हो, बस खाली करवा रखी है। तो
इसके वो क्या कर सकते हैं कि वो कार पूलिंग कर लें या ऐसी बस ही लगवा लें अपने लिए कि सारे मंत्री वहीं से इकट्ठे घर से उसमें बैठ के सेक्रेटेरिएट में जा रहे हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं। मतलब वैसे तो उनको देना पड़ेगा। देखिए, कार पूलिंग करें, सिक्योरिटी साथ में रखनी पड़ेगी क्योंकि मंत्री है भाई, वो ऐसे चल नहीं पाएगा, कोई उसको नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। और अगर एक मंत्री को नुकसान होता है तो सीट खाली हो जाएगी, उसका फिर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर खर्चा होता है। तो पब्लिक जो है, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी, पर आपको संदेश भी देना है तो आप कार पूलिंग कर सकते हैं। आप एक बस को जो है आप वहां पे लगा, चाहे वो वॉल्वो लगा लीजिए, कोई और बस भी आप लगा सकते हैं जिसमें सारे मिनिस्टर जो है अपने घर से बैठे हैं और बस जो है इसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी रहे और वो बस जो है आपको सेक्रेटेरिएट छोड़ दे, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। रही बात दूसरी कि मेट्रो की जो कैपेसिटी है वो 65 से 70 लाख की मेट्रो बताता है एवरेज डेली पैसेंजर की, ठीक है। और बसों की जो कैपेसिटी हमारे यहाँ बताई गई है, ठीक है, जो साइड बताती है कि भी वो है 35 से 40 लाख, ठीक है। अब लगभग 1.5 करोड़ जो है हमारे यहाँ पर जो है पैसेंजर डेली ट्रेवल करता है, 1.5 करोड़ जो है ट्रेवल होती है डेली। तो जो कारें हैं लोगों के पास, लगभग 21 लाख कारें हैं, तो लोगों को कार पूल भी करना चाहिए। और अगर वो बस में मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो लगभग 10% जो हमारे पास गैप आया हुआ है ना सप्लाई के अंदर, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो देश के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है, पर जनता उसको फॉलो करे, इसके लिए सरकार को कुछ अच्छे तरीके लेकर के आने चाहिए जो कि प्रैक्टिकल भी हो और जनता का सरकार के ऊपर विश्वास भी बढ़े। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जो सरकार इस पर प्रैक्टिस कर रही है, एक लोगों के मन में शंका है। ये तो आप मानते हैं ना कि हमारे जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो बेवजह की तामझाम लेकर चलते हैं जी। लोग ये चाहते हैं कि भाई न्यूनतम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मेट्रो पे ना चलो भाई, ठीक है। दिल्ली में एक मंत्री के साथ अगर एक गाड़ी, सबके पास ईवी गाड़ी है आज की तारीख में, ईवी गाड़ी से चल लें, आगे एक सिक्योरिटी एस्कॉर्ट हो जाए, बहुत है 2 गाड़ी दिल्ली में। ऐसे दिल्ली में भाई कौन सा आप नक्सल प्रभावित इलाके में जा रहे हो या जब J&K जा रहे हो कि आपको आगे पीछे 15 गाड़ियां चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जब आदमी मिनिस्टर होता है बहुत सी बातें होती हैं तो खतरा तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें वही मैं आपको कह रहा हूँ कि गाड़ियां ज्यादा ना रखें, इतनी सिक्योरिटी आप रखें जो आपको सेव कर सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो 2-4 गनमैन आपके साथ घूम रहे हो ना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आके ऐसे हाथ डाल दे। और वो भी देश की राजधानी में। आप कार पूलिंग करिए, आप बस की पूलिंग कर लीजिए, बस में सिक्योरिटी रखो, दबा के रखो, एक गाड़ी आगे पीछे कर लो, उस बस में सारे मिनिस्टर बैठ के जाए, तो जाके सेक्रेटेरिएट में बैठिए आप, क्योंकि जाना तो आपको एक ही दफ्तर में है ना। जितने भी मंत्री हैं वो सेक्रेटेरिएट में तो बैठते हैं, ये थोड़ी ना कि भी एक मंत्री का भाई ऑफिस यहाँ पे है, सीपी की तरफ है, दूसरे का अपना लक्ष्मी नगर में है, तीसरे का बुराड़ी में, ऐसा तो नहीं है। आपको जाना तो एक ही कॉमन पॉइंट पे, आप एक बस लगा लीजिए, उसको सिक्योरिटी के साथ रखिए, वॉल्वो बस आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कहते कि ना रहिए। तो आपको मैसेज तो देना चाहिए और आप उसमें इस प्रकार से काम करिए कि जनता को ये लगे कि भाई अगर हमारे मंत्री जो है बस पूल कर सकते हैं, हमारे मंत्री कार पूल कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो जनता जरूर फॉलो करेगी, उसका हमें फायदा भी मिलेगा। ठीक है, ममता जी रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रही थी, ममता त्यागी जी? हाँ, धर्मराज जी, मैं 2-3 चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करनी चाह रही थी। सबसे पहले तो आम आदमी प्रवक्ता को शायद ये बात नहीं पता कि मेट्रो के जो फेरे हैं, जो टर्न है बार बार, वो बढ़ा दिए गए हैं, पहली बात। दूसरा, जो पिंक पास इशू हुआ या पिंक कार्ड इशू हुआ, उसके पीछे जो रणनीति या सोच है वो थी भ्रष्टाचार के लूपहोल्स को बंद करने की। क्यों? क्योंकि ये पीपी मॉडल से चलती हैं और जितनी बार वो कार्ड पंच होगा उतना ही पेमेंट उन वेंडर्स को किया जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, पहली बात। 2 ये बातें थी। दूसरा, अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, आदेश जी को स्पेशली, आदेश जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि जो सोमनाथ मंदिर की विरासत है वो हजारों साल पुरानी विरासत है, और जो जीर्णोद्धार, जो नया चीजें वहां पर दिख रही हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसके लिए देश के सनातनी लोगों ने हजारों साल इंतजार किया है। वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो लेकिन कांग्रेस की हमेशा एक सोच रही है, क्योंकि उसने कभी सोमनाथ मंदिर को कभी फील नहीं किया, उसके एहसास को कभी नहीं किया। नेहरू जी तो साफ कहते थे कि सोमनाथ मंदिर में जब उनका जीर्णोद्धार हो रहा था उस समारोह करने में भी जाना चाहते। तो बताते कांग्रेस को बताता है, दर्शाता है कि कांग्रेस क्या सोच और क्या विचारधारा रखती है। दूसरा एक चीज और कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके राहुल गांधी बीजेपी वैक्सीन कहते थे, देश की वो वैक्सीन जो
जो देश में निर्मित है, देश के लोगों के लिए बनाई गई और विदेशों में भी मैत्री के तहत भिजवाई गई, तो उससे ज्यादा देशों में भिजवाई गई, उसको बीजेपी वैक्सीन कहने वाली पार्टी कोई भी नैतिक अधिकार खो चुकी है आज में किसी भी चीज से प्रश्न लगाने का। क्यों? क्योंकि इनके हमेशा झूठे नैरेटिव या बातें ऐसी होती है कि देश की जनता को कंफ्यूज कर दीजिए कि ना तो वो वैक्सीन लगाए ना वो देश के साथ खड़े हो। बस राहुल गांधी विदेश यात्रा पर खर्च करते रहे, उन्हें विदेशी फंडिंग मिलती रहे, उनका फेस बना रहे, तो राहुल गांधी प्रमोशन बना रहना चाहिए, उनके प्रमोशन में किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अग्नि शायद एक बात नहीं पता जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नीदरलैंड में जो यात्रा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, उसमें चोला डायनेस्टी की जो ताम्र की जो पट्टियां मिली हैं वो अपने आप में उदाहरण दर्शाते हैं कि हम अपने देश की विरासत और विकास को साथ लेके चल सकते हैं और चल रहे हैं। 2014 से 24 के बीच में 1000 से ज्यादा हमारे देश की जो मूर्तियां हैं जो विदेशों में थी, जो जगह जगह प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को गिफ्ट की गई कि वो हमारे देश में वापस आए, वो ताम्रलिपियां वापस आए, वो धातुएं, वो मूर्तियां जो हमारी एंटीक पीस है, वो हमारी विरासत है, वो वापस आए। और कांग्रेस पार्टी दूसरी चीज और मैं बता दूं, अगर आप सबको भी याद हो, पेट्रोल बहुत खरीदे थे कांग्रेस पार्टी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए के, और उसका इंटरेस्ट धनराशि जो भारतीय सरकार ने पे किया उससे दुगना इंटरेस्ट पे किया, लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने वो पेट्रोल बॉन्ड जो यूपी सरकार ने खरीदी था उसको विद इंटरेस्ट हमने पे किया। ये तो कौन सी अर्थव्यवस्था चला रहे थे? मतलब उधार की अर्थव्यवस्था चला रहे थे कि लोगों से उधार लो, उधार को छोड़ दो और उधार इतना ज्यादा आ जाए कि उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाए कि मूल धन से वो दुगना हो जाए। तो ये जो कांग्रेस की लूट है, जो लूट थी ना राजीव गांधी के पुराना डायलॉग, उनका हमेशा चलता आ रहा था कि 1 रुपया ऊपर से चलता है और 15 पैसे ठीक है कोई चीजें चलती आ रही है। आदेश जी मैं सर आपके पास आता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, पॉलिटिकली कई सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खोद के मुद्दे निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति है वो तमाम परिस्थितियों से डिफरेंट है। इसमें 2 चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है। पहला, क्या पिछले 2-3 महीने में इस इशू को ढंग से कैटल किया गया, संभाला गया, और दूसरा जो हमारा प्राइम मुद्दा है, मंत्री, सांसद, अधिकारी, बाबू मेट्रो, ईवी बस, ऑटोज में चल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितने दिनों तक रहेगा और क्या इससे जो कम्यूटर्स हैं वो अपने कार को छोड़कर, अपनी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे? ये मूल प्रश्न है। चलिए मैं आता हूं आप लोगों के पास। उससे पहले एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सतीश उपाध्याय, जिनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली जल बोर्ड का उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मनोज कुमार शौकीन और विधायक अजय महावर हैं, जिनको जल बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया गया है। स्पीकर की तरफ से उनकी नियुक्ति का आदेश जारी हो चुका है और जल बोर्ड का उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय को बनाया गया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सतीश उपाध्याय को बधाई दी है। तो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर विधायक सतीश उपाध्याय की नियुक्ति की गई है। उनके साथ 2 मेंबर हैं, अजय महावर और मनोज कुमार शौकीन, जो दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष का जो पद है वो विधायक सतीश उपाध्याय को नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति का जो लेटर है वो भी जारी हो चुका है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश जी कुछ कह रहे थे सर, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से। मैं धर्मराज जी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ममता जी ने ये तो ध्यान रखा कि राजीव गांधी जी ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन शायद ये दूसरी पहल भूल गई कि राजीव गांधी जी ने किया था। उसी वक्त राजीव गांधी जी ने पंचायतों को अधिकार दिया था और पंचायत के प्रधान और सरपंच के थ्रू गांवों का विकास होगा, उस योजना का उसको पता चलेगा और उसकी इच्छा से डीएम और एसडीएम पैसे लगाएंगे, ये तय किया था।
और देश में पहली बारी पंचायती राज्य सम्मेलन बुराड़ी की धरती पे हुआ था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, ममता जी, एक बात, दूसरी बात, और तभी उन्होंने ये किया था कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन किया। आज लगभग 45 लाख प्रधान, सरपंच, मेंबर, निगम पार्षद हैं, जिसमें से 15 लाख महिलाएं हैं। ये उन्होंने लागू किया था। आपकी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिला बिल लागू होने के बाद भारत की पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर ये कहा जाता है कि महिला बिल गिर गया। इससे बड़ा झूठ इस देश के साथ नहीं हो सकता। कौन महिलाओं का हितैषी है? और काउंटर करना है। हाँ, ठीक है, बोल लेने जिनको। इस तरह से कल ही रेप के केस में वहां के MOS जो है, उनके बेटे को किस तरह से अरेस्ट किया है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो। यही लोग रेपिस्ट क्यों पाए जा रहे हैं? क्या ये कारण है? किस तरह की मानसिकता है? हम किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं? कि किस तरह की अगली पीढ़ी कैसी होगी इस देश की, क्या सोचती होगी, क्या उसकी करते हैं? तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी का निर्माण, जो कहीं ना कहीं राजनेताओं के बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो उन्होंने समाज की सोसाइटी के लिए ऐसे कदम उठाए जिनसे पूरी सोसाइटी बदल जाती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के वर्तमान हालात में सिवाय नफरत और दरिंदगी और भाईचारे को खत्म करने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सिखाया जा रहा। बड़े अदब के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी दुबई के अभी चित्र आपने देखे, किस तरह से मुसलमान भाइयों के साथ जफ्फिया पा रहे हैं वहां पे जो है, लेकिन यहाँ के उनको जो कपड़ों से पहचानते हैं, यहाँ के ईद के दिन। ठीक है सर, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये क्या मतलब है? पॉलिटिकल चीजें हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री मुस्लिम अपीजमेंट से ऊपर नहीं। ठीक है सर, ये क्या, ये मतलब नहीं है ना। वो उनको जो पॉलिटिक्स सूट करता है वो करते हैं, आपको जो पॉलिटिक्स सूट करता है आप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सुनाओ दूसरे प्रधानमंत्रियों के भाषण। आज प्रधानमंत्री के अपने दिए हुए वक्तव्य नहीं सर, देखिए इसमें फिर आपके नेता भी लपेटे। आपके नेता ने पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ कहा है वो मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने कहा ना सर, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। आदेश जी, भी ड्यू रिस्पेक्ट, कोई दूध का धुला नहीं। आपके नेता ने कैसी कैसी बातें कही हैं, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो ऐसी बातें क्यों करना, जहां पर एक उंगली आप दूसरी तरफ खड़ी करो तो 4 उंगली आपके तरफ आए, क्या मैटर? खत्म कीजिए इसको। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ जी धर्मराज जी, बस मैं एक छोटी सी चीज को हमेशा कहती आई हूँ और आज फिर कहती हूँ। राजीव गांधी जी की जब ये बात का जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख जो होता है, हालांकि ये भी इतिहास कुरेदना जैसा होता है, लेकिन आज के समय में जो मुस्लिम महिलाओं की हालत है और मुस्लिम समाज जो पिछड़ा विकास में, और मुस्लिम समाज से महिलाओं से जो उनके जीने का अधिकार, राइट टू एलिमनी, उनके लिए राइट ऑफ इक्वालिटी जिसने छीना वो भी राजीव गांधी थे। और ये राजीव गांधी का जो बार बार नाम लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को पिछड़ने में, पीछे रहने देने में इसमें सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी का है। अब हम राजीव जी पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, हो गया। पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है ना, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है, रहने दीजिए। राहुल जी, मैं आपके पास आता हूं सर। मूल विषय ये है कि इस देश के जो लोग हैं ना, चलिए अच्छी बात है कि ये क्राइसिस के दौर में ही सही, ये जो तामझाम है इसको लेकर बात होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में एक अच्छी पहल की थी, लाल बत्ती लोगों को उतरवा दिए, लेकिन भाई लोगों ने उसका भी कुछ ना कुछ उपाय कर लिया, जो भी है, बट एक अच्छी पहल थी, उसको उतरवा दिया। अब कम से कम चर्चा तो हो रही है इस मैटर को लेकर कि भाई ये जो तामझाम है बेवजह का, ये क्यों लेकर चलना, और क्या आपको दिखता है कि लॉन्ग रन में इसका असर दिखेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार अगर, क्योंकि हम सब लोग अपने सेहत को लेकर कोविड के दौर में बड़े फिक्रमंद हो गए थे, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद फिर वही पुराने ढर्रे पर हम लौट आए। देखिए धर्मराज जी, प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कोई है ही नहीं समानता, कोई मतलब उसका मतलब नहीं है। 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, युद्ध चल रहे थे, प्रधानमंत्री, उनके पास अर्थव्यवस्था की अच्छी खबर भी होगी कि क्या सेहत है। आपने देखा था कितने गाड़ियां और कितने बस भर भर के लोग जेवर एयरपोर्ट पे लाए गए थे। क्या जरूरत थी? क्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लेने के बाद वहां बाढ़ आ जाती, वहां तूफान आ जाता है? इसी युद्ध और संकट के समय में 29 अप्रैल को आपने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और कैसे किया वो बात बताने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कोई है ही नहीं समानता। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं।
तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए विदेश, हर जगह जाना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, नेशन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ इस देश में, तो आपके इस 74-75 मुल्कों की यात्रा में से कितने देश भारत के साथ खड़े हुए थे? कोई देश भारत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। गली बहियां करना, ही करना, खीखी करना, इससे देश नहीं चलता है। देश चलते हैं विदेश नीति की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। और आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसलिए नीलाम कर दी क्योंकि आपके एक दोस्त के ऊपर किसी एक देश में केस चल रहा था और उस केस के मामले में आपकी फाइल दबी हुई थी और आपने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीलाम कर दी। आपने ऑल वेदर फ्रेंड रूस को छोड़कर, जहां से आपको डिस्काउंटेड तेल मिल रहा था, आप अमेरिकन दबाव में आए, आपकी कंपनियां तक दबाव में आई। आज अडानी या अन्य कंपनियां निवेश करने को तैयार हो गई। इस तरीके से देश चलता है क्या? अभी ममता जी कह रही थी उधार लेना पड़ा देश को, हम उधार चुका रहे। पहली बार दिल्ली की सरकार ने मार्केट से कर्ज लिए हैं। ममता जी देखिए कि क्या कर रहे हैं आप। एक सरप्लस बजट की इकोनॉमी देने के बाद दिल्ली ने 20,000 करोड़ रुपए पहली बार मार्केट से उधार लिया है। तो इस तरीके से हालत तो सिर्फ दिल्ली की कर दी गई है। आप पिंक टिकट पे कह रहे थे कि उससे करप्शन रुक रहा है, तो आप ये पिंक टिकट पूरे देश की महिलाओं को क्यों नहीं जारी कर देती? कि कोई भी देश की महिला अपना आधार कार्ड दिखा के और दिल्ली में पिंक टिकट ले सकती है जैसा कि पहले था। तो आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऐसा करना ही नहीं है। तीसरी बात, जब भी आप फंसेंगे, कहीं पे भी फंसेंगे, तो आप धर्म और हिंदू मुसलमान लेके चले आएंगे। सोमनाथ चली गई ममता जी, यहाँ नहीं गई कि हमने एक फर्जी यमुना बना के एक फर्जी छठ का आयोजन किया ताकि बिहार में फायदा उठाया जा सके। तो धर्म की राजनीति ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था संवेदनशील मोर्चे पे पहुंच गई, अब जरूरत यह है कि आप अर्थव्यवस्था का सर्जरी करें। आप बताएं कि सबसे पहले आप स्वीकार करें कि अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। 96 रुपए पे आपका रुपया पहुंच चुका है और दुनिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी में सबसे ऊपर रुपए की स्थिति हो गई है। ऐसे में आप ये बताएं कि जब भारत के आसपास के जितने भी देश है, जितने भी मुल्क है भारत के आसपास के, बाकी की तो छोड़ ही दीजिए, उनकी इकोनॉमी भारत से अच्छा कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के शेयर मार्केट पिछले साल भर में 45% का रिटर्न दे चुका है। ताइवान 102% का रिटर्न दे चुका है। वियतनाम 51% का रिटर्न दे चुका है। ब्राजील 35% रिटर्न दे चुका है। चीन 25% रिटर्न दे चुका है। कुवैत 10% का रिटर्न दे चुका है। वहां आपका शेयर मार्केट 14% निगेटिव चल रहा है। और अगर इस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत रहेगी तो आपके यहाँ विदेशी निवेशक नहीं टिकेंगे, और जब वो नहीं टिकेंगे तो आपके फॉरेक्स ठीक है वो तो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में विदेशी निवेशक या तो आए नहीं या जो लोग थे वो धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे थे। इसका मतलब है कि ये तो लंबे समय का मिसमैनेजमेंट है ना धर्मराज। युद्ध की आड़ में तो आप छिपना चाह रहे हैं, ये तो लंबे समय का मिसमैनेजमेंट है। और जो आप बस और उसकी बात कर रहे हैं कि मेट्रो में जाए उसमें जाए, वो तो मैं दिखाई रहा हूँ कि आप 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे और 4 मई को। ठीक है मृगेंद्र जी बताइए, अगर सब कुछ फोटो ऑप के लिए हो रहा है या मैसेजिंग के लिए ही हो रहा है, तो फिर लोग आपके प्रैक्टिसेस को भी देखते हैं कि भाई संकट आज नहीं आया है। अगर लोग ये भी देखेंगे, विपक्ष ये भी देखेगा कि आप उसको अपने राजनीति में, जैसे अभी विपक्ष क्या कह रहा है कि चुनाव के दौरान इतने आपने चौपर उड़ाए, हो सकता है विपक्ष भी सरकार में रहता वो भी चौपर उड़ा था और जेट्स उड़ा था। लेकिन एक जब मैसेजिंग की बात हो रही है तो एक उनके पास मुद्दा तो मिल गया ना मैसेजिंग का। एक एक्सप्रेसवे का उदाहरण आया, आपने क्यों किया? जैसे कि अभी थोड़ी देर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा उसी दिन गुजरात में हजारों गाड़ियों का काफिला निकल गया। तो फिर आप मैसेजिंग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं ना, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? बात क्या है कि सरकार का पहली प्रायोरिटी होती है सरकार बनाए रखना। अगर सरकार बनाए नहीं रख पाएंगे तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? और अपोजिशन की पहली प्रायोरिटी होती है सरकार को घुटनों पे लाना ताकि वो सरकार बना पाए। तो ये आप सोचो कि देवताओं की सरकारें हैं और सब लोग देवता हैं, वो सतयुग की सरकारें नहीं है कि हर व्यक्ति परमार्थ को पहले रखे, स्वार्थ को पीछे रखे। तो दिक्कत कहाँ पे है? कोई भी सरकार कैलकुलेट करती है कि भाई जो उसकी स्ट्रेटजी है तेल को लेकर के वो कितनी मजबूत है, उस हिसाब से वो काम करती है। दूसरी बात, ये जब से कैपिटलिज्म का प्रचार प्रसार वर्ल्ड में हुआ है तो कम करना ज्यादा दिखाने की कहावत हर जगह है, ठीक है। और कई जनता भी उस जो है सांचे में ढली हुई है। अब धीरे धीरे जनता, जब से सोशल मीडिया बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं और कंट्रीज को देखें, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थोपी गई थी,
ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट नहीं हुई है। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी इन्वेंट हुई है, अमेरिका में भी रिवॉल्यूशन हुई थी, वो कमिंग टुगेदर डेमोक्रेसी है। वहां के लोग इकट्ठे हुए सभी स्टेट की, हम मिलकर एक बड़ा स्टेट बनाते हैं, हम अपना काम करेंगे। यहाँ क्या है कि स्टेट टूट न जाए, इनको धक्के से जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो समय के साथ चीजें बदलेगी, पर अभी क्या है कि सरकार थोड़ा सा फर्क सरकार की नीति में आया है। परिवारवाद से, सेंट्रलिज्म से सरकार थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धीरे 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 अब जनता भी जागरूक तो है, क्योंकि जनता भी अब जैसे ऑपोजिशन तो अकाउंटेबल कर ही रही है, और जनता भी जैसे पहले केवल टीवी एक ऐसा माध्यम था या अखबार ऐसे माध्यम थे जहां पे जनता सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाती थी। अब तो हर व्यक्ति के रील बना देता है 1 मिनट के अंदर, कहीं भी वीडियो लेके कि देखिए जी ऐसा बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। तो अब क्या है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, सरकार को ये सोचना पड़ेगा। और अगर सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर अंदर ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। लोगों के जो व्यूज है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ट अब हो रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों ने देखा कि 10-12 साल हमने दे दिए। पहले लोगों ने एक मौका दिया, भारत की जनता मौका देती है, ऐसा नहीं है, केजरीवाल को भी दिया, मोदी जी को भी दिया है। जनता देखती कि कुछ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, जम्मू कश्मीर में काम किया है ना। तो बात ये कि अब थोड़ा सा नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें मैसेजिंग तो करनी है, पर इफेक्टिव मैसेजिंग करें कि जिससे जनता का विश्वास बढ़े ना कि घटे। और मैं जैसे आपको पहले बताया है कि प्रैक्टिकल, आपके बाबू ने कह दिया कि आप ये कर लीजिए, वो नहीं चलेगा। खुद सोचना पड़ेगा नेता को कि मेरी जनता क्या चाहती है। अब जनता के साथ नेता का कनेक्शन जैसा होता है ना, चलिए बिल्कुल। अब बात हुई है ममता जी, देखिए अब तक आपने जो कहा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था या कहीं से पता नहीं किसी को मैंने बोला था कि एक वक्त था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ। देखिए कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या कहता है, क्या मत बनाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, मैं भी लाइन में लगा था, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, मैंने भी खूब गालियां दी थी। लेकिन देश का जो कॉमन आदमी है ना, वो उस वक्त उसने माना कि नहीं इसने किया है, अच्छा है, इसकी नीयत ठीक है, ये लोगों ने माना, और उसका हमें वोट के तौर पर चीज़ें नजर आईं। कोविड में थाली बजवाया गया, लोगों को लगा कि नहीं कोविड से तो थाली से कोविड ठीक नहीं होगा, लेकिन सब लोगों ने, बड़े छोटे पढ़े लिखे हर तबके के लोगों ने थाली बजाई, एकजुटता का मैसेज दिया। लेकिन अब जो स्थिति आई है उसमें यह दिख रहा है कि काउंटर क्वेश्चंस हो रहे हैं, सरकार से काउंटर सवाल पूछा जा रहा है। रूस का मसला है, अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि भारत के जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं उनको एलएनजी की प्रॉब्लम है, रूस का जहाज भटक रहा है, लेकिन सैंक्शन के क्योंकि रूस से एलएनजी लेने को लेकर सैंक्शन वाली परिस्थिति है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आजकल तो इंफॉर्मेशन के सोर्स बहुत हैं, फेक भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, फेक भी सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे में लोग अब काउंटर करने लग रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप जो कहते हैं पहले उसको आत्मसात करें। ये तो एक चैलेंज की स्थिति है ना बीजेपी के सामने। सर मैं इसका काउंटर में बहुत ही साधारण चीज अगर देना चाहूँ तो जो हाल फिलहाल में चुनावों के नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर जनता का अडिग विश्वास है। जब आप ये बात करते हैं तो आप उस समय का एक बार अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो जब कोविड का समय भी था तो भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि देखो इसमें ये चीजें नेगेटिव हो रही हैं। डेफिनेटली एक 10% एक हिस्सा हमेशा ऐसा रहेगा, वो सही होती हुई चीज में भी अड़ंगा अड़ाएगा। जैसे केजरीवाल जी यहाँ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रोज मीडिया में आते थे। कोविड के समय 600 करोड़ रुपए कोविड के दौरान उन्होंने प्रचार पे खर्च कर दिए, लेकिन देश की जो दिल्ली की जो मजदूर जनता थी उसको कह दिया कि बॉर्डर पे पहुंच जाओ और अपने आप, और उन्हें कोई सुविधा, कोई मतलब ना तो स्वास्थ्य सुविधा ना किसी तरह का कोई सहयोग देने का कोई कोशिश नहीं की। तो मेरा मानना क्या होता है, अगर मैं इसे अपने रूप में एनालिसिस करूं तो 90% लोग, 90% लोग अभी भी देश के साथ और मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी जो लेकिन नहीं वो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन आपके बातों में 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 2 में आपका जो रिजल्ट आया है बंगाल और असम, उसमें इन परिस्थितियों का कोई इम्पैक्ट नहीं था। मैं उन दोनों राज्यों को अच्छे से जानता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को आई कर रहे 2029
वहां पर ये परेशानी होगी या 90% अगर आपके साथ है, कम नीचे चला जाएगा, इसको कोई माए बाप नहीं है। ये चढ़ता भी उस हिसाब से है, उतरता भी उसी तरीके। आप तो डॉक्टर हैं, साइंस की थ्योरी कहती है जो चीज़ जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा भी होता है, जो लेट से गर्म होता है लेट से ठंडा होता है। मेरे केंद्र जी 10 सेकंड समय बिल्कुल नहीं, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पॉलिसी पैरालिसिस है ना, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है समय कि हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। एक चलिए ठीक है, इसका नाम है शेंजन। ठीक है, पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस। हाँ जी, शेंजन एक शहर है चाइना में, 16,000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। चलिए ठीक है, आदेश जी 10 सेकंड सर, समय बिल्कुल नहीं। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो गया आदेश जी 10 सेकंड। ये सरकार 2000 का नोट लेके आई थी, 5 साल नहीं चला सकी, इनका लाया हुआ नोट था। कोरोना के समय प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा उसके विपरीत था, उन्होंने कहा कोरोना के बाद। चलिए ठीक है सर, राहुल भाई आप भी कुछ ऐड करेंगे इसमें? 10 सेकंड, हाँ जल्दी से। चुनाव चोरी करके ममता जी को लग रहा है कि वो देश चला रहे हैं। अरे पेपर तो आप ढंग से करा नहीं पा रहे हैं और देश के युवाओं और देश के लोगों का। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप